हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉमर्स के टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी इन क्वेश्चंस में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं है इसमें शामिल। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना तो चाहता ही है। एवरी कंज्यूमर वांट्स दैट कि उसे वो प्रोडक्ट चाहिए, ऑब्टेन करना बिल्कुल चाहता है, कंज्यूम करना भी चाहता है, क्योंकि ये कंज्यूमर जब कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो उसे कंज्यूम करने के लिए ही तो खरीद रहा है ना। डिस्पोजिशन मतलब कि उसे डिस्पोज करना, डिस्पोज का मतलब हो सकता है कि वो अवॉइड भी करे उस चीज़ को। एंड नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग का मतलब कि प्रोड्यूस करना, ये काम कंज्यूमर्स का नहीं होता है। मेन काम जो होता है कंज्यूमर्स का वो होता है ये तीनों, ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिशन। प्रोड्यूसिंग जो काम होता है वो किसका काम होता है? प्रोड्यूसिंग काम होता है प्रोड्यूसर्स का। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसिंग, क्योंकि प्रोड्यूसिंग जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का काम होता है, कंज्यूमर्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है स्टडी करना, कैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, कोई ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है, कैसे उसको बाय कर रहा है और कैसे उसको यूज़ कर रहा है और डिस्पोज कर रहा है। आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। ज़रूरी नहीं कि एक कंज्यूमर सिर्फ एक सर्विस को ही या गुड को ही कंज्यूम करता है, वो आइडियाज़, सर्विसेज को भी यूज़ करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को जानना एक मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटर क्या करता है? पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को जानता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को बनाता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ये एक मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इनमें से कौन सा आइटम है जो जीएसटी के स्कोप से या फिर परव्यू से बाहर है? पहला, टोबैको प्रोडक्ट्स, सेकेंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, थर्ड एडिबल ऑयल्स या फोर्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी की रेंज से बाहर रखा गया है। और कौन कौन सी आइटम जीएसटी की रेंज से बाहर हैं? जैसे अल्कोहल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अल्कोहल, वेट, अल्कोहल फॉर कंज्यूम, अल्कोहल फॉर कंजम्पशन प्रोसेस पर्पस। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अल्कोहल परचेज कर रहा है अपने पर्पस के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अल्कोहल फॉर कंजम्पशन पर्पस। और अगर हम बात करें कि और किन किन में नहीं लगता है, तो ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और प्रेजेंट में इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ जीएसटी से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी कब लागू हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये सप्लाई पे लगता है। ये किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है।
और आपसे पूछा जाए कि ये क्यों लेके आया गया, अगर पूछा जाए कि इसे क्यों लेके आए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक टैक्स की वजह से इसे लेके आए। बहुत सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे लेवी किए जाते थे। हर मतलब इंडिया में हर जगह अपना अलग अलग मतलब चार्ज हो रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग ले रही थी, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग, बहुत सारे रेट्स थे। इसलिए वन नेशन वन टैक्स की ज़रूरत थी और जीएसटी लेके आया गया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और अगर आपसे जीएसटी के बारे में बताऊं तो जीएसटी के स्लैब्स याद रखने हैं। जीएसटी के स्लैब्स 5%, 12%, 18% एंड 28%। 5, 12, 18, 28। हाईएस्ट रेट जो है वो 28 है और ये लग्जरी गुड्स में लगता है। 28% लग्जरी गुड्स में लगता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आता है? पहला है चेक, दूसरा है डिमांड ड्राफ्ट, तीसरा है प्रॉमिसरी नोट और फोर्थ वन है म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा म्यूचुअल फंड। चेक भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, डिमांड ड्राफ्ट भी आता है और प्रॉमिसरी नोट भी आता है। इन तीनों के बारे में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। चेक की अगर आपसे पूछी जाए ड्यूरेशन, कि चेक की ड्यूरेशन कितनी होती है या टाइम पीरियड कितना होता है एक चेक की वैलिडिटी का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 मंथ्स की। कितने मंथ्स की होती है? 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। चेक जो होता है वो एक ड्रॉअर होता है, वो एक स्पेसिफिक बैंक को लिखता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि इसकी पेमेंट कर देना जो भी चेक को प्रेजेंट करेगा, चाहे वो ऑर्डर पे हो, बियरर पे हो या कोई भी। ये आपको ध्यान रखना था। और अगर चेक के बारे में हम बात करते हैं तो चेक में 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, ठीक है। और चेक की अगर हम बात करें तो चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। चेक क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ईजिली। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर इज़ म्यूचुअल फंड। जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? म्यूचुअल फंड। पार्टीज़ क्या होती हैं चेक की? ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर वो होता है जिसका पैसा जो होता है बैंक के पास जमा होता है या फिर जो चेक को राइट करता है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई मतलब बैंक, जिस बैंक में कस्टमर का पैसा डिपॉजिट है। और पेई कौन है? पेई इज़ द रिसीवर ऑफ द चेक। पेई वो पर्सन होता है जिसे चेक की पेमेंट मिलने वाली है। प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि जो मेकर होता है वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें क्या दे दूँगा? पेमेंट दे दूँगा। यहाँ पर प्रॉमिस होता है बेसिकली। और ये प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आप बोलो कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तब मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंडीशन लेस होना चाहिए, नॉट कंडीशंस, राइट। ड्रॉअर और मेकर, ड्रॉअर मेकर मतलब एक ही है यहाँ पर। मेकर मतलब जिसने पेमेंट करनी है, जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, वो होता है ड्रॉअर या मेकर। और पेई कौन होता है? जिसे पेमेंट रिसीव होगी। सपोज़ मैंने आपको गुड्स बेचे हैं तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, मैं मेक कर रही हूँ प्रॉमिसरी नोट और प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। और पेई मतलब जो सामने वाला है जो बोल रहा है कि उसे पेमेंट रिसीव्ड होगी। मेकर मतलब जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करने वाला पेमेंट देगा और जिसको प्रॉमिस कर रहा है वो होता है पेई। पेई इज़ द रिसीवर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ की बात करें
तो इसमें होता है ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डेज ऑफ ग्रेस होता है वो क्या होता है, 3 डेज़ का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेज ऑफ ग्रेस होता है 3 डेज़ का। और इन केस कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गई, पब्लिक हॉलीडे के केस में जो प्रीसीडिंग होगा वो होगा, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब जैसे कि अगर आप बोल लो 15 अगस्त है तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 14 अगस्त को होगी, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब आप प्रमोट कर रहे हो टीम स्पिरिट को, हार्मनी को, यूनिटी को, बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका प्रिंसिपल है? ऑर्डर, स्केलर चेन, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, इक्विटी। अगर हम इन सब ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्पिरिट डे कॉर्प्स। बाकी सारे ऑप्शंस की भी बात करेंगे लेकिन एस्पिरिट डे कॉर्प्स और ये जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हैं ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है या उसी में इन्हें बताया गया है। देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ पहले चलते हैं। करेक्ट आंसर इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट ऑफ अ ग्रुप, या फिर इसे क्या बोला जाता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बेसिकली इसको आप टीम स्पिरिट से डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। थोड़ा सा ब्लरी है बट कोई नहीं, आप सुन सकते हो, मैं बता जाती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग लोगों में बांट देते हो। डिवीजन ऑफ वर्क का फ़ायदा क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हो किसी काम करने की, उससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ में जाती हैं और ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ओबीडियंस होना चाहिए, उनको ओबे करें। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर बंदे का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 बॉस हैं तो वो खुद भी नहीं समझ पाएगा कि उसे किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है और किसके ऑर्डर्स को वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो भी ऑर्डर्स होने चाहिए वो एक तरफ जाने चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि सारे जो हेड्स हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो गोल होना चाहिए वो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रेमनरेशन। फेयर रेमनरेशन हर एक को मिलना चाहिए। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि 2 वर्ड्स होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पूरी जो पावर्स होती हैं वो टॉप के पास रहती हैं, उसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर्स जो होती हैं वो बट जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं, उससे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लाइन ऑफ अथॉरिटी या स्केलर चेन। इसी में एक चीज़ आती है गैंग प्लैंक। स्केलर चेन का मतलब होता है टॉप टू बॉटम जो है वो अथॉरिटी जाती है, टॉप वाले ऑर्डर्स नीचे भेजते हैं। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि आप कोरिलेट कर सकते हो, मतलब आप हॉरिजॉन्टली भी किसी से बात कर सकते हो। इसका मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा गैंग प्लैंक के बारे में। देखिए गैंग प्लैंक क्या होता है कि अगर ए है, यहाँ पर सपोज ऐसे बनाते हैं चार्ट, ए बी सी डी, ये ई। देखिए अगर मान लीजिए कि ये डी है और ये ए से बात करना चाहता है, ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, वो यहाँ से पहले डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, ए को बोलेगा। अगर मान लो वो ई से भी बात करना चाहता है
तो वो पहले ए से ई तक पहुंचाएगा। इसे बोलते हैं एक स्केलर चेन में चलना। गैंगप्लैंक का मतलब होता है कि आप सी इससे डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है, डी इससे डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है, आपस में मतलब स्केलर चेन बन रही है, एक गैंगप्लैंक बन रहा है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जैसे ए टॉप पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, स्केलर चेन में ये ऐसे जाएगा, बॉटम की तरफ जाएगा। जो भी डायरेक्शंस होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। ये टॉप वाले हो गए और ये बॉटम वाले हो गए। ऑर्डर्स वगैरह ऐसे ही जाते हैं, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम ही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन, ये पॉइंट हो गया। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर में दो चीज़ें हैं, एक होता है मटेरियल और एक होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि हर पर्सन अपनी जगह में सही होना चाहिए, मतलब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, ये कह सकते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब हर एक के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, हर एक का टेन्योर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन जो होता है, कोई भी बंदा है वो सिक्योरिटी चाहता है टेन्योर में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कुछ रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कॉप्स, तो मैंने आपको बता दिया, टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, जो शॉपिंग गुड्स होते हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं। पहला पॉइंट देखिए, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो जनरली ड्यूरेबल होते हैं नेचर में। Consumers generally compare the goods of various sellers and then they buy such goods. Per unit price of these goods is generally high. ये goods continuously demand में रहते हैं. These goods are sold as a result of aggressive promotional efforts. देखिए, अगर मैं बात करती हूँ शॉपिंग गुड्स के बारे में, एक होते हैं कन्वीनियंस गुड्स और एक होते हैं शॉपिंग गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स डेली ख़रीदता रहता है, जैसे कि पेन है, ये कन्वीनियंस गुड्स हैं जिसे आप रेगुलरली परचेज़ करते ही रहते हो और आपको कोई एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ता इसके लिए। आप सिंपली जाते हो किसी शॉप में और उसे परचेज़ करके ले आते हो। पेन्स हो गए आपके, और जैसे कि सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये कन्वीनियंस गुड्स हैं जिसे आप रेगुलरली परचेज़ करते हो। शॉपिंग गुड्स की बात करते हैं तो ये वो गुड्स होते हैं जिसे कंज्यूमर्स ख़रीदने से पहले बहुत सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये महंगे होते हैं। अगर हमें एसी परचेज़ करना है या वॉशिंग मशीन परचेज़ करनी है तो हम क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करेंगे, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ सोचेंगे। अब हमारे दिमाग में कुछ ऐसा फील होता है कि बस अगर हम कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं ना तो वही चीज़ हमें दिख गई तो हम उसी की तरफ सोच लगा कर बैठ जाते हैं। जैसे किसी के घर भी गए, अगर वॉशिंग मशीन दिख गई तो हम वही सोचते रहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने ये वॉशिंग मशीन कब ख़रीदी, कैसी चल रही है। तो शॉपिंग गुड्स जो होते हैं ना उसे बहुत प्लानिंग के साथ ख़रीदता है कंज्यूमर। पूरा उसके लिए सर्च करेगा, इंटरनेट सर्च करेगा, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और रिव्यूज़ देखेगा वेबसाइट्स पे। तो ये सब चलता है शॉपिंग गुड्स में। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए कंज्यूमर जो होता है वो इन्हें ख़रीदने से पहले काफ़ी इंक्वायरी करता है, डिटेल में इनकी इंक्वायरी करता है। और इसे हर दिन तो वो ख़रीदता नहीं है, एसी आज ख़रीदा तो कल तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस वजह से ऐसे गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक टिक सकते हैं। एक ड्यूरेबल होता है और एक नॉन ड्यूरेबल होता है। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है कि एक बार आपने कंजम्पशन कर लिया तो फिर आप उसे फर्दर कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे मिल्क का एक ग्लास है, अगर आपने एक बार पी लिया तो फिर उसे बार बार दोबारा कंजम्पशन नहीं कर सकते हो। सिंपली वो अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन चुका है, अब वो आपके डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेशन होगा अब उसका, अब आप उसका और कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है कन्वीनियंस और शॉपिंग गुड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो। दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। येस, शॉपिंग गुड्स ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज ये सब ड्यूरेबल नेचर के गुड्स होते हैं।
कंज्यूमर जो होता है वो कंपेयर करता है इन गुड्स को वेरियस सेलर्स एंड देन दे बाय सच गुड। यस, वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। हम एक शॉप से दूसरी शॉप जाते हैं, टीवी देखते हैं, मान लीजिए टीवी लेना है, तो आप क्या करोगे, आप एक शॉप से दूसरी शॉप जाओगे और कंपैरिजन करोगे, देखोगे कि क्या ये रेट कम लगा रहा है, रेट को देखकर, क्वालिटी को देखकर कंपैरिजन करते हैं हम बेसिकली। पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज़ जनरली हाई। यस, पर यूनिट प्राइस जो होता है वो जनरली हाई ही होता है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ए, बी एंड सी हमें राइट लगा और वो हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, बी एंड सी। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसे कस्टमर प्लान करता है कि उसे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, और बाइंग डिसीजन तभी लेगा जब वो केयरफुली इसके बारे में कंसीडर कर लेगा, और ऐसे गुड्स को हम शॉपिंग गुड्स का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूटिलाइज्ड होता है या यूज्ड होता है? RTGS, NEFT, स्विफ्ट या DD? RTGS, NEFT, स्विफ्ट या DD? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्विफ्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर, स्विफ्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 8 और 11 कैरेक्टर्स, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा RTGS और NEFT के फुल फॉर्म को लेकर, तो RTGS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, डोंट वरी, मैं अभी बताती हूँ। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT फंड ट्रांसफ़र, ये लास्ट में मैं लिख देती हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए RTGS और NEFT जो होता है वो बेसिकली इंडियन बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब इंडिया के जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है उसमें यूटिलाइज्ड होता है। लेकिन जो स्विफ्ट है वो एक इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। RTGS और NEFT एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन विद इन इंडिया यूज़ होता है। स्विफ्ट जो है वो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए तो यूज़ होता है, लेकिन वो इंटरनेशनली यूज़ होता है। अब बात करते हैं RTGS और NEFT की। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसकी बात करते हैं, RTGS जो होता है उसमें जो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र होता है वो रियल टाइम में होता है। NEFT की बात करते हैं तो NEFT में बैच के बेसिस पे होता है, जब वो पूरा बैच बन जाता है तब आपका फर्दर ये काम करता है। RTGS जो होता है वो फास्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर लिखा है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आप यहाँ से भी फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को फंड को ट्रांसफ़र करने में बिटवीन बैंक्स। बोथ दिस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को RTGS और NEFT को कौन मेंटेन करता है? RBI मेंटेन करता है। इट इज़ एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होते हैं मनी ट्रांसफ़र करने में विद इन द कंट्री, विद इन द इंडिया, ये ध्यान रखना है। HDI इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसे इंट्रोड्यूस किया था UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर इज़ UNDP। UNDP के फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। एक और चीज़ बता देती हूँ कि इंडिया की जो रीसेंट रैंकिंग थी, मतलब जो भी होगी रीसेंट, चाहे वो 2020 की हो या जो भी है, उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो
131 रैंक थी इसमें। चलिए नेक्स्ट, कंबाइंड लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, कंबाइंड लीवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज माइनस फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर ऑपरेटिंग लीवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। एक और चीज़ बता देते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें, इसे मैं शॉर्ट पे लिखती हूँ थोड़ा। कंबाइंड लीवरेज किसके बराबर है? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज के बराबर है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन परसेंटेज चेंज इन एबिट। अब आप देखेंगे तो इसमें ये और ये जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर आउटकम ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मेजर आउटकम क्या हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ एंड आईएफसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईबीआरडी एंड आईएफसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईबीआरडी एंड एडीएस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ एंड आईबीआरडी। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसमें आईबीआरडी भी इंक्लूड है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में। और अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिफरेंस के बारे में, वर्ल्ड बैंक का काम होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर हैं, मतलब पॉवर्टी को हटाना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम वर्ल्ड बैंक का है। और आईएमएफ का काम क्या है कि स्टेबिलिटी लेकर आना, जो रेट्स हैं उसमें स्टेबिलिटी लेकर आना, ये है डिफरेंस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्स लिमिटेड हैज़ अ लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1। अगर स्टॉक है 40,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख, तो करंट रेशियो निकालिए। करंट रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले हमें लिक्विड रेशियो पता होना चाहिए। लिक्विड रेशियो क्या है? क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमें कितनी दी हैं? 1 लाख दी है। क्विक एसेट हमें नहीं पता और लिक्विड रेशियो दिया है 2/1। तो हमारी यहाँ से निकल आएगी क्विक एसेट। क्विक एसेट कितनी निकली? 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। अब क्विक एसेट हमें पता चल गई। अब हम लिखेंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट प्लस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट कितनी निकली है? 2 लाख प्लस स्टॉक कितना है? 40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सॉरी, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये दिया है 1 लाख।
अब देखिए 2,40,000 हो गया, डिवाइड बाय 1 लाख, 2,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4 टाइम्स या 2.4:1, 2.4 टाइम्स। एक्सप्लेनेशन, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।